तो आज ब्रिज कोर्स का ये चौथा वीडियो है जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और बाइनोमियल एक्सप्रेशन के प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी पिछले वीडियो में हमने सीखा है, जितने भी फॉर्मूले सीखे, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे, सारे ही कॉन्सेप्ट, सारे ही फॉर्मूले पे इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो है, ये 4th वीडियो है। टोटल 12 वीडियो आने वाले हैं। ये चौथा वीडियो है, थंबनेल पे भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। 12 वीडियो ये डिटेल रहे, ये 12 वीडियो आने वाले हैं इस ब्रिज कोर्स में, जिसमें हम अभी हैं चौथे वीडियो पे। चौथे वीडियो में सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो होगा वो लॉगरिथम एंड ग्राफ आएगा, फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, डिफरेंशिएशन, फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन, फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, वेक्टर, और फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे ये सारे ही ब्रिज कोर्स के सारे ही वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। और ये संजीवनी बूटी अगर तुमने खा लिया, मतलब ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो 11th में जाके तुम फोड़ने वाले हो। मतलब जहाँ दुनिया स्ट्रगल कर रही होगी वहाँ तुम रफ्तार में होगे, तुम्हें सब कुछ ईजी लग रहा होगा। ये ब्रिज कोर्स उसी के लिए है। 10th से जो 11th में जा रहे हैं बालकगण, उनके लिए ये ब्रिज कोर्स है कि तुम्हारी जो जीवन हो आगे की वो सफल, सुखद, सुखी रहे। उसके लिए 11th और 12th की तुम्हारी जर्नी सुखी रहे, उसके लिए ये ब्रिज कोर्स जो है वो बेसिकली संजीवनी बूटी है। ये लेना ज़रूरी है, नहीं लिए तो फिर ज़िंदगी बहुत त्राहिमाम में गुजरेगी। तो जब बेस्ट है कि मतलब ये कोर्स कंप्लीट कर लो। मतलब बहुत 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 ज़रूरी ये कोर्स है। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल का टोटल। नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब बहुत सारे मटेरियल मसाला भी मिल जाएगा तुम्हें, वह भी चेकआउट कर सकते हो। और PDF नोट्स अटैच्ड होगा, वहाँ पे वो डाउनलोड कर सकते हो। और इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वो भी फॉलो ज़रूर करना है। फोकट में पढ़ा रहा हूँ तो फिर एटलीस्ट फॉलो तो कर लो इंस्टाग्राम पे, फॉलोवर बढ़े। और इस पर भी दोस्तों के बीच में शेयर करो, ताकि मतलब थोड़ा सा इस पर भी व्यू जाए, लोग जुड़े इससे। ठीक है, तो बालकगण ये चौथा वीडियो है। तो सीधे बिना फालतू का ज्ञान दिए हुए, फालतू का बकैती किए हुए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बैक टू बैक करेंगे, क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा। ठीक, तो सवाल शुरू करते हैं। अब इसमें बेसिकली जितने भी फॉर्मूले, जितने भी हम प्रॉब्लम करने वाले हैं, उसमें जितने भी फॉर्मूले लगेंगे, सारे ही फॉर्मूले हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। ठीक, अगर उसमें तुमने वो फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो कोई भी नया फॉर्मूला नहीं लगेगा इस सारे क्वेश्चंस को करने के लिए, जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड हैं। जो भी हमने पढ़ा है उसी का प्रैक्टिस, मतलब उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो मतलब तुमने वो वीडियो देखा है, फॉर्मूला याद किए हैं, तो सारे ही क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो तुम्हें पता है। ठीक, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मतलब कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो वही चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि फॉर्मूले जो है वो अप्लाई कैसे करने हैं, जो भी हमने सीखा है। ठीक, तो दे रखा है फॉर पॉइंट दिस फाइंड द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो हम जानते हैं, पहला तो यही बात करते हैं कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर पॉइंट जो है वो 2,14 है, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो एब्सिसा जो है वो क्या है 2, और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 14। तो जो हमसे एब्सिसा पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू 2, और जो ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू 14 हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब आंसर हो जाएगा इसका। और कुत्ते भौंकने शुरू कर दिए अभी से ही। ठीक, चिंता मत करो, पूरा क्लास नहीं भौंकेगा। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मतलब मान लो कि कोई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 2,14, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है और वाई एक्सिस से कितना है वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो एक्स, ये जो 2 और 14 है वो बेसिकली है क्या, 2 जो है वो ये वाला डिस्टेंस है 2, और जो 14 है वो वाई वाला डिस्टेंस है, ये है 14। ठीक, तो इस पॉइंट का एक्स से, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये वाला डिस्टेंस जो है किसके बराबर है 14 के बराबर है। तो जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितना है 14, ये वाला डिस्टेंस 14। ठीक, मतलब ये वाला डिस्टेंस 14, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो ये डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है।
तो ये जो है वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा 2, बेसिकली उल्टा हो जाता है। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। और तुम फीलिंग्स भी ले सकते हो, भावनाएं, कि मतलब ये होता कैसे है, ऐसे होता है, मतलब ठीक, जो समझाएं। तो जो ये पूछा जा रहा है दूसरा पार्ट, उसमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये और वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो जो आंसर हुए मतलब ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। ठीक, सवाल कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने फॉर्मूला देख रखा था। तो पहले तो इसमें ये देखते हैं यहाँ पे कि वो जो दो पॉइंट है वो दो पॉइंट कौन से हैं। एक पॉइंट तो दे रखा है -12,5। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक, अब फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ व्हाट, x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, या फिर y1 प्लस y2 का द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, x2 मतलब कोई भी 2 कोई भी 1 ले सकते हो, उसमें स्वतंत्रता है कि इसको 1 इसको 2 ले लो, कोई भी उल्टा भी ले सकते हो, कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। तो मान लो, तो मान लेते हैं कि इसको हम 0.1 बोल देते हैं, इसको 0.2 बोल देते हैं। तो x2 माइनस x1, x2 मतलब क्या, 0, x2 मतलब 0, x1 का वैल्यू कितना है, -12। तो -12 यहाँ पे लिखोगे तो ये माइनस और माइनस मिल के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो बेसिकली 0 + 12 बन जाएगा ये। तो 0 + 12 का द होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, प्लस y2 की वैल्यू क्या, 0, माइनस y1 की वैल्यू क्या, 5। तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, हालांकि यहाँ पे प्लस और माइनस लिखोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी होना चाहिए कि प्लस लिखेंगे या फिर माइनस, मतलब ठीक, क्योंकि माइनस, ये वाला माइनस और x1 में जो माइनस है -12, वो दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। ठीक, इसलिए प्लस लिखे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 + 12, 12 ही, तो 12 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 -5 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 + 25, ये किसके बराबर होगा, 169। 169 का अंडर रूट कितना होता है, 13, मतलब जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 13। तो ये 13 जो है मतलब बेसिकली अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक, सब ठीक है। अगला देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट दे रखा है, तो बेसिकली हमने डिस्टेंस फार्मूला 2 बार यूज कर लिया, 2 बार और इसमें यूज करना है। तो थोड़ा सा फटाक करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। लेट्स हम इस पॉइंट को 1 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देता हूँ, इस पॉइंट को 2 बोल देता हूँ। तो जो D1 होगा, लेट्स से 1 वाले को सॉल्व करते हैं, तो उसमें जो डिस्टेंस D1 होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1। सीधा लिखते हैं y2, लेट्स से इसको 7 - 4, 7 - 4 कितना, 3 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी कि 6 - 5, 6 - 5 कितना, 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट 9 + 1, 9 + 1 कितना, रूट 10। तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, रूट 10। तो जो फर्स्ट का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रूट 10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरे वाले को देखें तो दूसरे वाले में क्या, लेट्स से अगेन इसको 0.1 बोल देते हैं, इसको 0.2 बोल देते हैं। इसमें जो डिस्टेंस होगा लेट्स से उसको D2 बोल देते हैं। D2 क्या, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1। तो y2 क्या है, y2 है यहाँ पे -6 और y1 क्या है, 3। तो -6 - 3, क्योंकि y2 माइनस y1 ऐसे लिखेंगे, प्लस x2 का मतलब कितना, 7 माइनस x1 की वैल्यू कितना, -7 मतलब क्या, -7 यहाँ पे जब लिखोगे तो ये माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसको तुम ऐसे +7 लिख सकते हो। तो 7 + 7 स्क्वायर ऐसा हो जाएगा ये। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, -6 - 9 कितना होगा, -6 - 3 कितना होगा, -9 के बराबर होगा। -9 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 का स्क्वायर कितना, 81, प्लस 7 + 7 कितना, 14, 14 का स्क्वायर कितना, 196। इसको करोगे तो 6 + 1 7, 9 8 कितना, 17 के साथ हाथ में 1 1 1 2, रूट 277।
277 का कोई वैल्यू होता है, पता नहीं, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है अभी। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मतलब यही होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मतलब जो D2 की वैल्यू होगी, जो दूसरा वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, √277 के बराबर होगा। ठीक, बेसिकली ये प्लस माइनस का गेम तुम्हें समझ में आए, इसलिए ये क्वेश्चन मतलब मैं सेलेक्ट किया था कि प्लस माइनस में कंफ्यूज ना हो, उसके थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। ओके, मतलब दो पॉइंट दे रखा है और उसके बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है कि 13 है, तो उसमें ये वाला जो थिंग है वो मिसिंग है, मतलब ये वैल्यू मिसिंग है। तो उस वैल्यू की, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। ठीक, मतलब यहाँ पे जो ए दे रखा है उस ए की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, वही वाला √y2 - y1। y2 मतलब क्या, दिस, y1 मतलब दिस। मतलब लेट से इसको 0.1 बोल देते हैं, इसको 0.2 बोल देते हैं। तो y2 3 - a द होल स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर प्लस x2 - x1, x2 और ये x1, तो 3 x2 कितना है 3 माइनस x1 की वैल्यू कितना -9, -9 मतलब -9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये +9 का द होल स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे इसको। ठीक, अब इसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस की वैल्यू भी दे रखा है कि ये 13 के बराबर है, तो डी की वैल्यू कितना है 13, तो 13 लिख देंगे। ठीक, तो 13 इज इक्वल टू दिस, ये पूरा का पूरा मसाला यहाँ पे लिख देंगे। और दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये जो अंडर रूट है वो खत्म हो जाएगा, वो अंडर रूट चला जाएगा। तो अंडर रूट चला जाएगा तो बचेगा क्या, 3 - a का द होल स्क्वायर प्लस 3 + 9 का द होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक, 13 का स्क्वायर कितना 169 इज इक्वल टू 3 - a का द होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखेंगे। 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर कितना 144। ठीक है, तो 3 - a का मतलब अगर इसको ऐसे लिखें कि 169, और ये जो 144 है उसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो -144 लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 3 - a का द होल स्क्वायर। 169 - 144 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बेसिकली ये, तो 3 - a का द होल स्क्वायर। ठीक, अब 25 को तुम क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 3 - a का द होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अगर स्क्वायर कैंसिल किए तो जो 3 - a होगा वो +-5 के बराबर होगा। 3 - a जो होगा वो +-5 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम +5 का स्क्वायर लिखो या फिर -5 का स्क्वायर लिखो, इस 25 को हम अगर 5 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो बेसिकली वो +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए हम इसको दो वैल्यू में लेते हैं, +5 भी लेते हैं, -5 भी लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर 3 को उस साइड भेजो तो -a जो होगा वो +-5 -3 हो जाएगा। 3 जो होगा उधर सब्ट्रैक्ट में जाएगा। अब थोड़ा परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों ले रहे हो। अब एक बार वैल्यू हम प्लस साइन के साथ लेंगे, एक बार वैल्यू माइनस साइन के साथ लेंगे, तो ए की दो वैल्यू हमें मिलेगी। -a इज इक्वल टू -5 - 3, अगर माइनस साइन के साथ लिए तो ये हो जाएगा -8, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। एक ये वैल्यू हो गया, और -a इज इक्वल टू, मतलब इसी इक्वेशन में हमने माइनस साइन के साथ लिया, एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस साइन लें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -a इज इक्वल टू +5 - 3। ठीक, तो -a इज इक्वल टू 5 - 3 कितना 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो साइन है वो उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो a की दो वैल्यू हो सकती है, a की वैल्यू या तो 8 हो या तो -2 हो, दोनों ही आंसर मतलब सत्य होगा। तो a की जो पॉसिबल वैल्यू है दो वैल्यू होगा 8 एंड -2। ठीक, तो ये मतलब बेसिकली अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल समझ में आ रहा है? आई होप। पेन पेपर लेके बैठो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर हो सकता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मतलब फास्ट थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो नीचे कमेंट में करके जरूर बताओ कि ज़रा फास्ट जा रहे हो, थोड़ा स्लो जाओ। अगर स्लो लग रहा है तो भी कमेंट करो कि थोड़ा फास्ट जाओ, पर मुझे लगता नहीं कि मतलब स्लो बोलोगे, ठीक ठाक स्पीड से मतलब मैं चल रहा है कि मतलब ज़्यादा बच्चे बोर भी ना हो जाए।
जिसको आता होगा वो बोर हो जाएगा, मतलब थोड़ा अगर समझने में वो आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो, सोचने की कोशिश करो, थोड़ा खुद से अटेम्प्ट करो, तो फिर मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो भी समझने के लिए जो भी बातें हैं, जो भी तुम्हें ज़रूरी है, वो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, सारी बातें समझा रहा हूँ। ठीक ठीक है, सवाल समझा, सवाल ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, अब मतलब 4 पॉइंट दे रखा है। एक जो कैटेगरी ऑफ पॉइंट है वो ये है, ये 2 पॉइंट है। ठीक, और जो दूसरा है वो ये 2 पॉइंट है। बोल रहे हैं कि इस 2 पॉइंट को अगर हम लाइन ज्वाइन करें तो वो लाइन, और इसको जो लाइन ज्वाइन करे वो लाइन, वो दोनों परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या कंडीशन देखा था कि 2 परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है, लेट्स से m1 और m2 है, अगर 2 परपेंडिकुलर लाइन का ये स्लोप है तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो जरा देखते हैं, इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करते हैं और इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर हुआ तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक, करते हैं, लेट्स से m1 कैलकुलेट करते हैं। m1 जो है इस लाइन का स्लोप लेट्स से बोलते हैं। तो जब 2 पॉइंट दे रखा हो तो लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, y2 मतलब ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। ठीक, तो y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 11 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 मतलब 3 माइनस x1 की वैल्यू कितना 4, 3 माइनस 4, ऊपर क्या हो जाएगा 6 माइनस 11 कितना -5 के बराबर होगा, 3 माइनस 4 -1 के बराबर होगा, माइनस माइनस कैंसिल, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यानी कि m1 की वैल्यू क्या हुआ 5। m2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो m2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू अगेन सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक, लेकिन अब 2 पॉइंट ये रहा। ठीक, तो इस केस में y2 क्या है 7, x2 क्या है 2, ये y1 है और ये x1 है। ठीक, तो y2 माइनस y1 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 2 माइनस 7, 2 माइनस 7, 7 माइनस 5 की वैल्यू कितना 2 और 2 माइनस 7 की वैल्यू कितना -5। ये सही लिख रहे हैं, ठीक है तो ऐसा ही, पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ का लग रहा है भैया। ठीक है तो यही बात। अब m2 की वैल्यू ये आ गई मान लेते हैं। ठीक, और m1 ये हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट जो है m1 इंटू m2 वो कैलकुलेट करते हैं कितना है। m1 की वैल्यू क्या है 5 और m2 की वैल्यू क्या है 2/-5। ये प्रोडक्ट करें तो 5 5 कैंसिल, तो बचा क्या -2 बचा, लेकिन -1 होना चाहिए था जैसा कि हमने पढ़ रखा है। तो सवाल सही है सब कुछ, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, यहाँ पे तो सब सही लग रहा है। ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर दूसरी 2 पॉइंट की बात करें 7 माइनस 5 2 माइनस 7 माइनस 5, तो लेकिन यहाँ पे -2 आ रहा है ना, -2 आ रहा है, यानी कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। तो सो डैट पूछता है तो यूजुअली चीज़ें सही होती है, सत्य होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों लाइन जो है अगर प्रोडक्ट -2 आ रहा है यानी कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, ये हम कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा कि ये दोनों लाइन जो है सिंस m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू -1, सो बोथ लाइन आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें आंसर क्या होगा कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक, ऐसा मतलब बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ये लिखने में मैं कुछ भी बकवास लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अब तुम मतलब जेईई डोमेन में जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ आंसर मैटर करता है। कॉन्सेप्ट सही अप्लाई करो, आंसर निकालो।
तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो -2 आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। कि मतलब इस दो पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो जो लाइन बनेगा उस लाइन के पैरेलल अगर कोई दूसरा लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा वो हमें पता करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो उनका जो स्लोप होता है वो बराबर होता है। इसका m1 इसका m2 है तो m1 = m2 होता है। तो इस केस में जो एक लाइन का जो 2 पॉइंट है वो दे रखा है यहाँ पे। ठीक, तो हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब लेट्स से m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि इस लाइन के पैरेलल जो दूसरा लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, तो उसका स्लोप जो होगा वो इसी के बराबर होगा। ठीक, तो बेसिकली हमें इस 2 पॉइंट के जो लाइन है उसका स्लोप अगर पता चल जाए तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी के बराबर दूसरे वाले लाइन का भी स्लोप होगा। तो स्लोप की वैल्यू क्या, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। y2 की वैल्यू क्या 7, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 2। ठीक, मतलब इसको सेकंड और इसको फर्स्ट ले रहे हैं तो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ये कितना हो जाएगा 7 - 4 3, 5 - 2 3, 3/3 1, यानी कि जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1। फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। स्वाहा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल, ये तो जितने भी अभी तक क्वेश्चन हम कर रहे थे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था पहला टॉपिक। दूसरे टॉपिक में एंटर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और इसको हमें सॉल्यूशन बताना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो x1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं x1 और x2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस √b² - 4ac बाई 2a, और एक -b माइनस √b² - 4ac बाई 2a, ये होता है। अब कोई भी यहाँ पे तुम माइनस ले सकते हो, यहाँ पे प्लस ले सकते हो, वो कोई माजरा नहीं है, पर एक में प्लस एक में माइनस होगा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है x1 और x2 का, जहाँ पे a, b और c जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a जो होता है वो x² का कोएफिशिएंट होता है। मतलब a की वैल्यू कितना है 2, a की वैल्यू क्या हो गई 2। b का वैल्यू कितना हो गया, b जो होता है वो x का जो कोएफिशिएंट होता है यानी कि 5, और जो c होता है वो क्या कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है -12। अगर माइनस साइन के साथ है तो साइन भी लेंगे हम। ठीक, ये सब प्लस साइन के साथ है इसलिए हमने +2 और +5 लिया। यहाँ पे जो c है वो -12 है तो साइन के साथ लेंगे, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -12। तो ये c की वैल्यू हो गई। तो a b c की वैल्यू पता है, फॉर्मूला हमें पता है, बस इस फॉर्मूले में a b और c की वैल्यू डाल देंगे तो हमें चीज़ें मिल जाएगा। ठीक, अब वो डालने से पहले लेट्स से ये जो अंदर का मसाला है अंडर रूट वो ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों में ही आ रहा है। तो इसको खोपचे में पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। b² - 4ac सब अंडर रूट के अंदर ही है, इसको कैलकुलेट करें तो b² मतलब 5 का स्क्वायर -4a की वैल्यू कितना 2 और c की वैल्यू कितना -12। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर कितना 25, और यहाँ पे देखो माइनस और ये माइनस प्रोडक्ट फॉर्म में है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया प्लस 4 × 2 कितना 8, 8 × 12 कितना हो जाएगा 12 है 96। सही है, सही आई थिंक 12 × 8 96 ही होगा। ठीक, इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा √96 + 25 कितना 6 + 5 1, हाथ में 1, 9 2 11 1 12 121 √121 मतलब 11। तो ये जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा 11, मतलब ये जो खोपचा का मसाला है उसका वैल्यू है 11। अब इसकी वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो इसको ज़रा करते हैं खोपचे में, इधर खोपचे में लिख देते हैं, और हमें पता है कि ये जो पूरा मसाला है इसकी वैल्यू 11 है। तो अब जो कैलकुलेट करना अगर इसको जाए तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा -b की वैल्यू कितना 5, तो 5 यहाँ पे डाल देंगे प्लस
अंडर रूट मतलब पूरा का पूरा जो मसाला है वो 11 है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, 6/4 यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू ये हो गई। x2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सेम चीज़ है, यहाँ पे बस माइनस आएगा तो माइनस बी मतलब -5 -11/2 इंटू ए 2a। अब यहाँ पे -5 प्लस -11 कितना हो जाएगा, मतलब -5 -11 कितना हो जाएगा -16, दोनों ऐड हो जाएगा, नीचे 4 तो ये बन जाएगा -4। तो ये x2 की वैल्यू हो गया। तो जो दो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था, जो सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना था वो ये हो गया 3/2 और -4। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चमका ये चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये खतरनाक टाइप का एक सवाल है, जरा ये देखते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी इंक्लूडेड है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन है, इसको जरा समझते हैं। इसमें ये देखो, इसमें ये जो इक्वेशन लिख रखा है ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा के टर्म में है। अगर मैं कॉस थीटा को x बोल दूं और तब ये इक्वेशन मैं लिखूं तो कैसा इक्वेशन ये दिखेगा, ये इक्वेशन कैसा दिखेगा 10x² - 11x + 3 = 0। ये जो इक्वेशन जो कि कॉस के फॉर्म में दिख रहा है, अगर मैं कॉस थीटा को x लिख दूं तो ऐसा दिखने लगेगा। तो ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक, अब इसमें हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब ये थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या है। तो एक्स की वैल्यू पता करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में सीखा था। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक, तो पहले तो हम √b² - 4ac का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 10, b की वैल्यू कितना है -11 और c की वैल्यू कितना है 3। a की वैल्यू 10 हो गया, b की वैल्यू ये माइनस साइन के साथ होता है तो माइनस साइन के साथ लेते हैं, और c कांस्टेंट टर्म है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो a b c की वैल्यू पता हो गई। अब इसको इसमें डाल दो, तो डाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा √b² मतलब -11 का स्क्वायर -4 a मतलब 10 और c मतलब 3। ये कितना हो जाएगा √11 का स्क्वायर 121 -4 इंटू 3 12 इंटू 10 कितना 120। तो 120 √121 - 120 √1 हो जाएगा। √1 की वैल्यू 1 हो गई। तो मतलब ये जो भी मसाला है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिंपल, अब वो पता चल गया। तो वो पता चल गया तो मतलब फॉर्मूला क्या होता है x1 = क्या -b + √b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगा -b की वैल्यू कितना -11। तो ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला का, और जो b का वैल्यू है वो -11, तो वो -11 तो -11 ऐसा लिखेंगे। ये बात गौर थोड़ा देंगे, ध्यान दो, यहीं पे चीज़ें प्रॉब्लम होती है, मतलब दिक्कत करते हो वैल्यू पुट करने में। ये जो माइनस है वो फॉर्मूला का माइनस है, और b की वैल्यू क्या हो गई -11 प्लस √b² - 4। अब इसकी वैल्यू हमें पूरा का पूरा पता है, ये जो भी मसाला है शौड़ी, ये पूरा मसाला जो है उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। वो कितना है 1 के बराबर /2a। तो कितना हो जाएगा -+11 + 1/2। a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 10, तो a की वैल्यू यहाँ पे 10 डाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 11 + 1 12/20। इसको काट कूट करें तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 4 5 20 3/5। मुंडी के ऊपर आ रहा होगा आई थिंक, तो ये देख लो 3/5। ये आंसर हो जाएगा इसका x1 का। ठीक, अच्छा जरा x2 पहले कैलकुलेट करते हैं। x2 भी क्या हो जाएगा, दूसरा जो सोल्यूशन होगा उसमें चेंज क्या होता है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता है। माइनस आ जाता है तो चेंज क्या होगा -b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे -11, तो यहाँ पे डाल देंगे -11 माइनस, अब यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और ये मसाले की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे ये 1/2a, a की वैल्यू कितना है 10। तो सेम चीज़ होगा, बस यहाँ पे जो प्लस हो रहा था वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो प्लस हो रहा था वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो ये 11 माइनस 1/2 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 10/20, 10/20 मतलब 1/2। तो x1 और x2 की वैल्यू मतलब हमें दो वैल्यू मिला, एक 3/5 और एक 1/2। x क्या है, कॉस थीटा है, तो x की दो वैल्यू है तो थीटा की भी दो वैल्यू आएगी अपने को। तो एक हो जाएगा लेट से कॉस थीटा 1 बोल देता हूँ, उसको बोल देता हूँ 3/5, और एक बोल देते हैं कॉस थीटा 2, उसको बोल देते हैं 1/2। तो ये दो वैल्यू आएगी, ठीक। अब याद करो ट्रिग्नोमेट्री का वो टेबल। अगर कॉस थीटा 1 इसको लेते हैं पहले, अगर कॉस थीटा 2 1/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब दे रखा है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ही एंगल लेना है, मतलब एक्यूट एंगल लेना है। तो क्या होता है, याद करो, याद करोगे तो टेबल याद आएगा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। कॉस 60 डिग्री जो होता है 1/2, यानी कि थीटा 2 जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। वैसे ही ये अगर याद करोगे कि किसका वैल्यू 3/5 होता है, 37 और 53 डिग्री, दो वैल्यू हमने देखा था। कॉस कितना डिग्री 3/5 के बराबर होता है, कॉस 53 जो होता है वो 3/5 के बराबर होता है। तो जो थीटा 1 होगा वो 53 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये रहा कि ये दो सॉल्व कर लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल हो गया। लेकिन अब जाता है ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री पे कि अगर कॉस थीटा इतना है, कॉस थीटा 2 इतना है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो वो टेबल से, टेबल में मतलब ये 53 और ये, तो कॉस जब थीटा 1 53 डिग्री होगा तो कॉस 53 3/5 होता है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 53 होगी। और वैसे ही थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। तो 53 और 60 मतलब ये दो ऑप्शन सत्य होगा। यहाँ पे 3 और 4, 3 और 4 मतलब थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये जो होगा अपना मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन था, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लेंगे भी कि मतलब आगे परेशानी ना हो, उसके लिए अभी थोड़ा सा परेशानी हो रहा है समझने में, या फिर प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, समझ रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, तपोगे तभी जा कर के निखरोगे, जितना परेशानियाँ झेलोगे उतना ही ज़्यादा निखरोगे तुम। बहुत भावनाओं वाली बातें बोल दी, पर ठीक है। तो सवाल समझ में आया, मुद्दे की बात यह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल, फिर से मतलब वही फार्मूला अप्लाई करो। मैं इसको तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, वीडियो पॉज करो, सेम फार्मूला हमने पढ़ रखा है उसको सॉल्व करो। मैं फटाफट एकदम सॉल्व करता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या, पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो पहला काम क्या है कि पहले हम b² माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको जल्दी से करें तो b की वैल्यू कितना है 27, -27 है बेसिकली, तो माइनस को स्क्वायर करोगे कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। -4a की वैल्यू कितना 10, c की वैल्यू कितना 5, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। ये याद ही होता है या फिर मतलब कर सकते हो। -4×5=20, 200 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो √276 आएगा। √276 किसका अंडर रूट होता है, 276 किसका अंडर रूट होता है भैया, कोई होता भी है या नहीं। 15 का जो होता है 225 होता है, 16 का कितना होता है 256 होता है, 16 का आई थिंक यस, और 17 का 289 हो जाए 189 चला जाता है। 49, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का जो स्क्वायर होगा 189 हो जाता है। पर 189 नहीं 289 होगा बेसिकली। तो 276 जो होता है वो किसी का भी अंडर रूट होता नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, मतलब बहुत ही ख़राब नंबर है। तो यूजुअली इसके बाहर अगर आ जाता है तो अच्छा दिखने लगता है। √276 अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करें तो 276 का अंडर रूट 16.61 करके कुछ आएगा, ठीक है। तो मतलब गंदा नंबर है, छोड़ देते हैं इसको, ऐसे ही रहने देते हैं बेसिकली। 16 पॉइंट कितना आ रहा है
16.61, 16.6 ले लेते हैं शॉर्ट में, 16.6 ले लेते हैं। ठीक, ठीक है। तो अब x1 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 क्या माइनस बी प्लस रूट डी की वैल्यू कितना हो गई, ये 16.6 बाई 2a की वैल्यू कितना 10, और दूसरा क्या हो जाएगा x2 माइनस बी की वैल्यू कितना है -27, ये भी डाल देंगे यहाँ पे -27 माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a की वैल्यू कितना 10। आई होप कि जीवन अच्छे से चल रहा है, अभी तक चीज़ें समझ में आ रही है, तुम्हें आ रही है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि यहाँ तुम्हें चीज़ें समझ में आई थी, और यहाँ इस मोमेंट पे अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट में बताना कि नहीं आया था। देखते हैं ज़रा कितने लोग हैं जिसको समझ में आया, कितने लोग हैं जिसको नहीं समझ में आया, उसके अकॉर्डिंग मतलब आगे की चीज़ें भी मॉडिफाई करेंगे। ठीक, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +27 हो जाएगा, प्लस 16.6 बाई 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27 और माइनस 16.6 हो जाएगा बाई 20। अब इसको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर वगैरह का यूज करके, इसको तुम ऐड करोगे तो 0.6 6 7 13 का 3 आदमी 1 2 1 3 1 4 बाई 20 तो समथिंग कुछ होगा। यहाँ पे इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 4 गया, 6 गया 4 पॉइंट, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1 बाई 20, ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 1.8, मतलब 21 नहीं 2.18, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.52। ठीक, तो ऐसा ये मुंडे के ऊपर आ रहा होगा तो मतलब ये जो दूसरा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0.52। ठीक, इसको तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन अच्छा करते हो तो, नहीं करते हो तो कैलकुलेटर यूज कर लो, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब आंसर हो जाएगा। इसको इत्मीनान से वीडियो पॉज करके थोड़ा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व कर पाओगे, ये स्ट्रांगली बिलीव, थोड़ा सा टाइम दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बस वो जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में वैल्यू डालना था, तो वीडियो पॉज करके वो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, कैलकुलेशन करो, थोड़ा लेंदी होगा पर मज़ा आएगा अगर आंसर आ गया तो। आंसर जो होगा वो ये होगा। ठीक, ठीक है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर ही है, मतलब इस फॉर्मूले को हमने यूज कर लिया है बहुत बार, इसलिए इसको थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा रैपिड फायर ले लिया, थोड़ा जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, अब ये थोड़ा नया वेराइटी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो सम ऑफ द रूट यानी कि x1 प्लस x2, फॉर्मूला क्या होता था याद करो, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या -b बाई a ये होता था, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट x1 इंटू x2 इसकी वैल्यू क्या होता था c बाई a ये होता था। ठीक, तो x1 प्लस x2 मतलब सम ऑफ द रूट क्या होगा इस केस में। अब यहाँ पे देखो, अगर पहले वाले क्वेश्चन को अगर लेट से सॉल्व करें तो पहले वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू कितना है पहले ये बताओ। a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 5/3। b की वैल्यू कितना है, b का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है x का कोएफिशिएंट, वो कितना है -2/3, तो वो ध्यान देंगे -2/3, और c की वैल्यू कितना है 3, तो c की वैल्यू क्या हो गया 3, तो ये हो गया ABC की वैल्यू। अब इसमें अगर x1 प्लस x2 की वैल्यू फाइंड आउट करो तो -b/a, b की वैल्यू कितना -2/3/a, a की वैल्यू कितना 5/3। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा पर कोई बात नहीं, माइनस और माइनस मिलके ये क्या बन गया प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ऊपर क्या है 2/3, तो ऊपर वाले को तो वैसे का वैसा ही लिख देंगे, और नीचे वाला जो होता है उसको पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी इस तरह का सिचुएशन बने तो जो नीचे वाला मसाला होता है उसको पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले मसाले को एज इट इज लिखते हैं। तो जो नीचे वाला मसाला है 5/3 उसको पलट देंगे, 3/5 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2/5, तो जो सम ऑफ रूट है वो क्या हो जाएगा 2/5। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट x1 इंटू x2 वो क्या हो जाएगा c/a के बराबर होता है। c की वैल्यू कितना है 3 और a की वैल्यू कितना है 5/3, तो इसमें भी वही ऊपर का ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, नीचे वाला जो है पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3/5, तो ये क्या बन जाएगा 9/5, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक, तो ये सम ऑफ द रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। वैसे ही इसको खुद से ट्राई करो,
खुद से ट्राई करो, मतलब इसको खुद से जब अटैम्प्ट करोगे तो मतलब इसका जो आंसर होगा, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखूँ अगर, तो x1 इंटू x1 प्लस x2 पहले करते हैं, लेट से x1 प्लस x2 सम ऑफ द रूट वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू कितना, बी की वैल्यू जो है वो -3/2 है, तो -3/2 माइनस बी डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितना है 2, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 और नीचे वाला है उसको पलट के, यहाँ पे नीचे 2 है तो 2/1 लिख सकते हो और इसको पलट दो 1/2 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 3/4। तो यानी कि जो सम ऑफ द रूट है वो कितना है 3/4 के बराबर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट x1 इंटू x2 वो क्या होगा c/a के बराबर होता है। उसका फॉर्मूला क्या, c/a, c मतलब क्या, c मतलब CH वाला नहीं, c मतलब कांस्टेंट था, c/a मतलब क्या 4/a की वैल्यू कितना 2, तो 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया, ये जो है सम ऑफ द रूट हो गया, तो मतलब सवाल ये कंप्लीट हुआ। ठीक, इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे प्रैक्टिस हो गए। अगला टॉपिक में एंटर करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको देखते हैं। अब इसमें दे रखा है कि राइट द टर्म ऑफ एपी दे रखा है, तो एपी ये दे रखा है, इज दिस विच टर्म, राइट नहीं, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, इस एपी का कौन सा टर्म -37 होगा, मतलब नंबर फाइंड आउट करना है कि 25वां टर्म होगा, 27वां टर्म होगा, 19वां टर्म होगा, कौन सा नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो ये होगा। तो पहले यही सॉल्व करते हैं, बाकी की कहानी बाद में पढ़ेंगे। तो एपी अगर दे रखा है, अब एपी को जरा ध्यान से देखो, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू कितना है 15, जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया ए। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितना है, कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म लो और उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर दो। लेट्स से ये दो टर्म ले रहे हैं, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, आगे वाला माइनस पीछे वाला, 11 - 13 करेंगे, 11 - 13 करेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, 11 - 13 कितना -2, तो डी की वैल्यू क्या हो गई -2, ए की वैल्यू क्या हो गई 15। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये कौन सा टर्म है, तो मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। nth टर्म की वैल्यू कितना दे रखा है -37, तो n की वैल्यू क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। सवाल समझें तो क्या होगा, अब n जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, और वो दे रखा है कितना -35। ठीक, तो बस अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हमें a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, डाल देंगे तो हमें n की वैल्यू क्या होगी वो मिल जाएगी। सवाल प्रोसीड करते हैं। a की वैल्यू कितना 15 + n - 1, d की वैल्यू कितना है -2, ठीक, = -35, ये हो गया। ठीक, अब ये ध्यान दोगे कि ये -2 प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है तो ये जो प्लस है और ये माइनस, मतलब ये जो प्लस है और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा 15 - 2 × n - 1 = -35। ठीक, तो -2 × n - 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये 15 को अगर उधर भेज दें तो -35 - 15 ये ऐसा हो जाएगा, ये -15 - 35 मिलेगा, क्या बन जाएगा -50 बन जाएगा, और ये -2 × n - 1 के बराबर है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 से ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n - 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 25 के बराबर हो जाएगा। तो n - 1 को तुम 25 लिख सकते हो, तो n = क्या हो जाएगा 25 + 1 26 हो जाएगा। तो जो n की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है वो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी। ठीक, समझे, तो ये हो गया। कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा 26वां टर्म होगा। 26वां टर्म जो होगा वो मतलब 26th
टर्म जो होगा वो -37 के बराबर होगा। तो एक तो आंसर ये हो गया 26 n की वैल्यू। अब पूछ रहा है इज एनी टर्म ऑफ द गिवन AP इज 1, क्या इस AP का कोई टर्म जो है वो 1 के बराबर होगा क्या, ये पूछ रहा है। जरूरी नहीं कि हो भी, तो जरा चेक करते हैं। मान लेते हैं, चलो तुमने बोला और हमने मान लिया कि लेट से mth टर्म जो है वो 1 के बराबर है, मान लेते हैं। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर m हमें इंटीजर मिला यानी कि सही में वो टर्म एग्जिस्ट करता है, और अगर m की वैल्यू इंटीजर नहीं हुआ तो यानी कि वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि माइनस ये जो 1 टर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इस AP में। मतलब इस AP को जब लिखते जाओगे तो कोई भी टर्म 1 होगा क्या, ऐसा पूछ रहा है सवाल। ठीक, तो चेक करते हैं। mth टर्म का फॉर्मूला का a प्लस m माइनस, वहाँ पे n होता था, यहाँ पे m है तो m माइनस 1 इंटू डी के बराबर हो जाएगा, वो जो है 1 के बराबर है। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितना -35 प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है -2, वो भी डाल देते हैं यहाँ पे m माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है -2, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस बन जाएगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा इधर खोपचे में सॉल्व करता हूँ। -35 -2 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, ये -35 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, -35 कहाँ है भाई, a की वैल्यू 15 है, शौरी -35 में उस समय से लिखे जा रहा हूँ, पगला गए हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा। कुछ भी मैं पिया हो या नहीं हो, बस मिस्टेक हो गया। a की वैल्यू क्या है 15 है। ठीक, 15 को उधर भेजेंगे तो 15 को उधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा 2 इंटू m माइनस 1 इजकल टू 1 माइनस 15 हो जाएगा। ये 1 माइनस 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी -14 के बराबर होगा, और m माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल, 2 से ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो m माइनस 1 इजकल टू 7, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। आई होप कि ये दिख रहा है। तो यहाँ पे जो m की ये वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 8, यानी कि जो m है हमें इंटीजर में मिल रहा है, इंटीजर में मिल रहा है, यानी कि ये टर्म एग्जिस्ट करता है। जो एथ टर्म होगा, 8वां टर्म जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो इसमें जो पूछ रहा है इज एनी टर्म, तो आंसर होगा यस, कोई टर्म है। और कौन सा टर्म है, तो 8th टर्म जो है वो 1 के बराबर होगा। तो इस AP को लिखते जाओगे तो जो 8वां टर्म होगा वो 1 के बराबर होगा। ऐसा सवाल, मतलब ऐसा माजरा है। ठीक है, तो सवाल समझ में आया, सवाल अच्छा था, ये सवाल से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगा। ठीक, आई होप कि ये समझ में आ रहा हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन AP हैविंग nth टर्म एज दिस। nth टर्म का कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट 15 टर्म क्या सम कितना होगा। हमने अगर थियरी वाले वीडियो में याद होगा तुम्हें, तो किसी भी AP का अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये 2 चीज़ें पता चल गई तो उस AP के बारे में सब कुछ पता चल गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे AP के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ nth टर्म का एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इसका यूज करके हम ये जो 2 क्वांटिटी होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम ये है। ठीक, अच्छा, nth टर्म का एक्सप्रेशन क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AP में, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an, nth टर्म। लेकिन यहाँ पे nth टर्म क्या दे रखा है 2 प्लस 6n, ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो जो ये है वो इसके बराबर होगा। तो इसको अगर लिखें a प्लस एन डी, इसको अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 2 प्लस 6n, ऐसा दिख रखा है। ठीक, अच्छा, इसमें अगर मैं a और d को ये जरा एक साथ लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस डी प्लस एन डी दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 6n। ये जो और ये है उसको मैं थोड़ा स्टाइल मार कर ऐसे लिख दिया। अब स्टाइल मार कर ऐसे क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इसको देखो और इसको देखो, गौर से देखोगे, मन की आंखों से देखोगे, प्यार से देखोगे तो समझ में आएगा
कि ये जो n का कोएफिशिएंट है यहाँ पे d और यहाँ पे जो n का कोएफिशिएंट है 6, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये टर्म को इस टर्म के बराबर होना चाहिए, तो ये जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। और ये देखो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट टर्म है। ए एक नंबर होगा, डी भी एक नंबर होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक नंबर मिलेगा, मतलब एक कांस्टेंट मिलेगा तुम्हें, ठीक। तो ये जो कांस्टेंट है वो इस कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक। और इसको अगर इक्वेट करो इससे और इसको इक्वेट करोगे इससे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? मिलेगा अपने को क्या, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 के बराबर, यानी कि जो d है उसकी वैल्यू क्या हो गया 6, ठीक। और जो a माइनस डी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, a माइनस डी 2 के बराबर। और इसमें अगर d की वैल्यू रख दें तो a माइनस डी की वैल्यू 6, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 को उधर ले जाएं तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 6, यानी कि a और d की वैल्यू हमें मिल गई मतलब हमें AP पता चल गया कि कौन सा AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अब इसमें हमें सम फाइंड आउट करना है इसका 15 टर्म तक। तो समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। हमें 15 टर्म तक फाइंड आउट करना है, यानी कि n की वैल्यू क्या है 15 है यहाँ पे, तो ये डाल देंगे। तो 15/2 × 2 × a की वैल्यू कितना 8 n की वैल्यू कितना 15 - 1 और d की वैल्यू कितना, d की वैल्यू 6, ये हो जाएगा। तो बस इसमें अगर सारा वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू यहाँ पे 8, d की वैल्यू कितना 2, तो d की वैल्यू क्या है भाई, नहीं d की वैल्यू 6, d की वैल्यू यहाँ पे 6, तो 6 यहाँ पे हमने डाल दिया d की जगह। n की वैल्यू 15 है तो 15 यहाँ पे, और 1 है तो 1 ऐसे रहा, ठीक। तो सारा वैल्यू इसमें हमने चेप दिया। सिंपल, अब कैलकुलेशन कर लो, आँख मूंद के कैलकुलेशन करो। 8 दूना के 16, 8 2 16 प्लस 15 - 1 14, 14 6 जा कितना 84, 14 6 84, ठीक। पहाड़ा तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक। 18 6 84, 15/2 16 + 84 कितना 100, 2 से तो 50 और ये 50 है बेसिकली, और 15 × 5 75, 75 और 0 750, तो जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा 750 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो गया। तो सम ऑफ 15th टर्म होगा, 15 टर्म, सम ऑफ 15th नहीं सिर्फ 15 टर्म जो होगा वो किसके बराबर होगा 750 के बराबर होगा, ठीक। तो ये मतलब फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द जीपी, ये जो जीपी दे रखा है उसका कौन सा टर्म इसके बराबर होगा, ये फाइंड आउट करना। अब मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एपी जो था वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जीपी पे, ठीक। जीपी में पहला सवाल है कि जीपी अपने को दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि इसका कौन सा टर्म ये होगा। मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, तो nth टर्म जो है वो किसके बराबर है 3072 के बराबर है। अच्छा, अब इस जीपी का दो चीज़ें पता होना चाहिए, क्या जीपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म इस जीपी का कितना है 3, तो जो ए की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। और जो कॉमन रेशियो है वो किसके बराबर होगा, उसमें से वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉमन रेशियो, कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म लो, मान लो कि ये दो टर्म या फिर ये दो टर्म, और उसको डिवाइड कर दो आगे वाले को पीछे वाले से। मतलब लेट से अगर हम इस दो टर्म को ले रहे हैं, इस दो टर्म को ले रहे हैं 6 और 12 को, तो आगे वाला 12 को 6 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा कॉमन रेशियो मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया ए और आर की वैल्यू, ठीक। अब nth टर्म अपने को पता है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितना हो, वो कैसे करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में AR⁻n-1, ये जो होता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू 3072, ऐसा यहाँ पे दे रखा है, ठीक। अच्छा, वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितना 3 और r की वैल्यू कितना है 2, 2⁻n-1 दैट इज इक्वल टू 3072। इसको कैंसिल करें 3 से, तो ये 3 से कितना जाएगा 1024, ऐसा जाएगा, ठीक। अब 2⁻n-1 जो है 1024 के बराबर है। अब ये इसको
कितना 2n लिख सकते हैं। अब मतलब ये इक्वेशन रहा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए जो पहले ये जो मसाला है इसको हम देखेंगे कि 2 का कितना पावर इसको दे सकते हैं। तो इसको मैं अगर लिखूं 2 इंटू मतलब 2 से अगर करें तो ये कितना हो जाएगा 512 512 हो जाएगा। 512 को फिर से 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 1 2 दूना का 4 0 6 4 नहीं 2 दूना का 4 और 5 10 2 6 12 256। तो 2 से करें तो 256 मतलब इसको कितना इंटू कितना 2 का कितना बार लिखते जा सकते हो, बेसिकली हमें वो लिखना है। ठीक, तो अगर 2 इंटू 2 लिख दिए तो बचा कितना 4 से कर दिए 256 बता। 256 को क्या 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, याद रखो। तो 16 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। 16 को क्या लिख सकते हो मतलब ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 ये 2 और 16 को क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 4। 2 को 4 बार 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 तो 2 को 4 बार लिखोगे तब जाके 16 मिलेगा और उसका पावर कितना है 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 8 हो जाएगा। ये जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा तो 2 इंटू 8 प्लस 2 कितना 10। तो 2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। तो इसको और इसको इक्वेट करोगे तो n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इक्वेट करोगे तो n-1 की वैल्यू 10 यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। यानी कि ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म है 11th टर्म है उस जीपी का। समझ में आया? ठीक, चमका। यहां पे क्या करना था दिस इज इक्वल टू दिस है तो इसको हम 2 के पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये कितना 2 का पावर बन रहा है ताकि हम पावर इक्वेट कर पाएँ। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे कर रहा था कि 2 से मैं डिवाइड करूँ तो एक 2 मतलब फिर एक बार 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो एक 2 ऐसे आएगा। तो मतलब ऐसे करते जाओ जब तक ये 1 ना हो जाए। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में ऐसे लिखने की कोशिश करोगे रैंडमली तो मतलब थोड़ा आइडिया क्लिक होगा। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर उसको ऐसे लिख सकते हो, फिर पावर इक्वेट करो, फिर उसको सॉल्व करो। समझे? ठीक, ठीक है। अगला देखते हैं। आगे बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ जीपी। दिस जीपी दे रखा है टू 20th टर्म 20 टर्म मतलब 20 टर्म का जीपी फाइंड आउट करना है। तो पहले तो जीपी का सम वगैरह फाइंड आउट करने के लिए 2 चीज़ पता होना चाहिए, ए और आर। ए क्या फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी कितना है 1। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी क्या हो जाएगा 1। आर क्या है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो के लिए कोई भी 2 टर्म लो और आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दो। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये 2 टर्म लेते हैं तो 1/4 आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म 1/2 इसको डिवाइड कर दो। ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला वैसे का वैसे ही लिख दो, जो नीचे मसाला है उसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 है तो इसको 2/1 लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2 से ये 2 टाइम्स में तो 1/2 हो जाएगा। तो जो आर की वैल्यू आई वो कितना आया 1/2 और जो फर्स्ट टर्म है वो 1 के बराबर है। अब हमें इसका सम फाइंड आउट करना है अप टू 20 टर्म। तो इन मतलब फाइनाइट समेसन है। फाइनाइट समेसन का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू कितना 1 माइनस आर की वैल्यू कितना 1/2 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। ये समझ में आया? चमका। ठीक, अब इसको जरा सॉल्व करोगे तो अब यहाँ पे रायता फैल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो अब तो इसको डील कैसे करेंगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 1/2 टू द पावर 20 1 माइनस। अब नीचे अगर देखोगे तो 1 माइनस 1/2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर ही होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ। मतलब 1 माइनस 1/2 जो होगा वो क्या 2 माइनस 1/2 तो बेसिकली 1/2 के बराबर ही होगा। तो इस मसाले को मैं 1/2 लिख दे रहा हूँ। अब ये 1/2 का पावर 20 करोगे तो ये बहुत छोटा नंबर बनेगा। इसको कैलकुलेटर से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसको 0 ले सकते हो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको हम 0 ले लें तो इसका अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होगा वो 1 माइनस 0/1/2
यानी कि 1 और जो नीचे वाला है पलट के 2/1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो समेसन होगा इसका 28 टर्म तक वो अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर होगा। या फिर तुमको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो 1/20 को कैलकुलेटर लो और 1/2 1/2 1/2 करते करते मतलब 20 टाइम करो, या फिर 1/2 को तुम 0.5 लिख सकते हो। 0.5 का पावर 20 कैलकुलेट करो, यहाँ पे रखो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो 2 के बराबर ही आएगा। हो सकता है 1.9999 करके कुछ आए, तो लगभग 2 के बराबर ही है, इतना चलता है। मुद्दे की बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो हमें आना चाहिए, फॉर्मूला को ऐसे अप्लाई कैसे करना है, ठीक। और ये भी अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए कि इसको अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट ना कर सकें तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आना चाहिए, ठीक। अभी के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है, पर फिर भी देखते जाओ ताकि तुम्हें कुछ आइडिया तो एटलीस्ट मिल रहा है। अगर लेट से समझ में नहीं भी आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है, तो आइडिया तो मिल रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो बस अगर वो समझ में आ रहा है तो फिर काफ़ी है, मतलब पर्पस हो गया। अभी चीज़ें तुम्हें समझ में आए वही मतलब है कि थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक सीरीज दे रखा है, ये एक जीपी है, ठीक। अब इसमें इनफाइनाइट टर्म है और उसका हमें समेसन फाइंड आउट करना है। तो ये इनफाइनाइट टर्म वाला समेसन है। इनफाइनाइट टर्म में पहले जीपी है तो उसका ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 1/3। आर मतलब कॉमन रेशियो के लिए कोई भी 2 टर्म लो, जैसे ये 2 टर्म लेते हैं और उसको डिवाइड कर दो, मतलब 1/24 डिवाइडेड बाई 1/12। ऊपर वाला वैसे के वैसे और जो नीचे वाला है उसको पलट दो, 12/1। तो ये कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 तो 1/2 हो जाएगा। तो जो कॉमन रेशियो है वो कितना है 1/2 के बराबर है। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है। अब हमें इनफाइनाइट टर्म का समेसन लिखना है। इनफाइनाइट टर्म का समेसन क्या होता है, a/1 - r के बराबर होता है, ठीक। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू कितना 1/3, 1 - 1/r, 1/r की वैल्यू कितना 1/2, ठीक। तो अब ये क्या बन जाएगा, अगर ये देखो तो 1/3 ऊपर और नीचे 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 2 - 1/2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 1/3 ऊपर और 2 - 1 कितना 1/2 नीचे भी, तो ये नीचे 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1/3 ऊपर वाला जो है उसको तो वैसे का वैसा ही लिखो, जो नीचे वाला है उसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1/2 को 2/1 लिख के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3। तो जो समेसन है वो किसके बराबर है 2/3 के, तो मतलब यही अपना जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनफाइनाइट टर्म का समेसन पूछ रहा है तो वो इनफाइनाइट टर्म का समेसन कितना हो जाएगा 2/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये सवाल मतलब ऐसे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये मतलब जो जीपी के जितने भी सवाल थे, जितने भी फॉर्मूला थे, 3 फॉर्मूला थे, वो तीनों ही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया। मतलब nth टर्म वाला फॉर्मूला, समेसन फाइनाइट टर्म का, समेसन इनफाइनाइट टर्म का, तीनों फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब आते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन पे, जो कि लास्ट वाला जो पॉइंट था। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने क्या देखा था, बाइनोमियल मतलब अप्रॉक्सीमेशन में 1 + x⁴n जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 + nx के बराबर होता है अगर x बहुत छोटा हो 1 से, तो ठीक, ये हमने सीखा था, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ का यूज करके इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 पॉइंट मतलब ये क्या दे रखा है 0.99 अंडर रूट ले रखा है। तो अंडर रूट को तो पहले 0.99 अंडर रूट को तुम क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो पावर में। अच्छा, 0.99 है उसको क्या लिख सकते हो 1 - 0.01, ऐसा अगर हम लिख दें तो बात वही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये समझ में आया, चमका। अब देखो 1 + x, प्लस या फिर माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर 1 प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, वो सिंपल है। तो 1 - x, जहाँ पे x जो है वो बहुत छोटा है 1 से, मतलब ये 0.01 है, ये बहुत छोटा नंबर है कंपेयर टू 1। तो हम यहाँ पे ये वाला अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 - nx के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस आएगा,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन, एन की वैल्यू क्या है पावर 1/2, मतलब एन की वैल्यू क्या है पावर, और एक्स की वैल्यू कितना है 0.01, ये है रहा। तो ये वैल्यू होगा इसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.01/2, ये किसके बराबर होगा 1 माइनस 0.01 को क्या लिख सकते हो 0.0 और 1 को मतलब 0.5, तो 0.05 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 599.0, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, यही आएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट तुम ये होगा इसके बराबर होगा, ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये पावर है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का, ठीक, कि इसकी वैल्यू तुम फाइंड आउट कर पा रहे हो। समझ में, जरा एक बार कैलकुलेट करते हैं 0.99 का अंडर रूट, सॉरी 0.99 का अंडर रूट, अगर स्क्वायर नहीं अंडर रूट 99 का अंडर रूट करें तो कितना आएगा 0.09949 आ रहा है, 49 को अप्रॉक्सीमेट करोगे तो 5 के बराबर ही होगा, तो 0.995 हो जाएगा। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे, सॉरी परपेक्चुअलिटी नहीं, एक्चुअल आंसर 49 मतलब और भी जाएगा, तो 49 को अप्रॉक्सीमेट करके तुम 5 लिख सकते हो, फिर 49 को 50 लिख सकते हो, ये 5 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हद तक करेक्ट वैल्यू है, मतलब तो ये मतलब इसके बराबर हो जाएगा, मतलब यही सवाल आंसर हो जाएगा। तो ये मतलब पावर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का समझ में आ रहा होगा, ठीक। और ये लास्ट क्वेश्चन है, हिम्मत बनाए रखो, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा कुछ वीडियो बन चुका है, तो मतलब सलाम है तुम्हें कि मतलब छुट्टियों में अभी इतना वीडियो देख पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली तुम बहुत डेडिकेटेड और सिंसियर स्टूडेंट हो अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। अब ये देखते हैं 0.99 का स्क्वायर, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 0.99 को फिर अगेन 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर हो गया, ठीक। अब 1 माइनस एक्स टू द पावर n है तो ये 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, 1 माइनस n मतलब 2 और x मतलब 0.01, x मतलब ये 0.01 और n मतलब ये 2, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आया, ठीक। तो ये हो गया 1 माइनस, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या 0.02 बन जाएगा, 1 माइनस 0.02 कितना हो जाएगा 0.98 के बराबर होगा। तो जो ये स्क्वायर होगा वो 0.99 का स्क्वायर वो कितना होगा 0.98 के बराबर होगा। तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा, सॉरी, ठीक। तो ये आंसर हुआ और यहाँ पे ये सारे ही सवाल कंप्लीट हुआ। आई होप कि मज़ा आया होगा तुम्हें सवाल सॉल्व करके, मतलब अगर पूरा वीडियो थ्योरी वाला, आई होप कि मतलब मैं आशा करता हूँ कि तुमने थ्योरी वाले वीडियो देख रखे, अगर वो देख रखे हैं तो मतलब जितने भी फॉर्मूले थे उसमें हमने सारे ही फॉर्मूले प्रैक्टिस किए, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो, ठीक। कोई भी फॉर्मूला हमने छोड़ा नहीं है, ठीक, ठीक है। तो छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, थोड़ा मजे मस्ती करते रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा प्रवचन अभी नहीं दूंगा, बस इतना ही बोलूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक, ठीक है। तो इस अभी के लिए इतना ही, एंड कमेंट में करके ये भी बताते रहो कि मतलब तुम्हें वीडियो ये कैसा लगा, वो बताना बहुत ज़रूरी है। देखो वो नहीं बताओगे तो फिर मुझे नहीं समझ में आएगा कि मतलब देख रहे हो तो क्या मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मतलब क्यों नहीं आ रहा है वो भी लिखो, कि ताकि उसको अगले वीडियो में हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और आ रहा है तो वो भी लिखो, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है, ठीक, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।